नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं रवीश की फास्ट खबर। एक ही दिन में ईरान कहता है मध्य पूर्व पर हमला नहीं करेगा, मध्य पूर्व के देशों से माफ़ी मांगता है और उसी दिन अबू धाबी के पास अमेरिका के अल्धाफ्रा सैनिक अड्डे पर अटैक भी कर देता है कि मेनाब शहर के स्कूल पर बम गिराने वाले जहाज़ों ने यहीं से उड़ानें भरी। उसका बदला ले लिया गया। ईरान ने मध्य पूर्व के देशों को ठीक ठीक संदेश दे दिया है कि उनकी ज़मीन पर अमेरिका के सैनिक अड्डे बना लेने से सऊदी से लेकर कतर तक अमेरिका नहीं हो गए और ना इजराइल की मदद करने की छूट देकर उन्हें उसकी ताकत मिल गई। अब आप देखिए ईरान के बयान के बाद ट्रंप किस तरह से बयान देते हैं। इसे हिंदी प्रदेश में अलबल कहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने मध्य पूर्व के देशों से माफ़ी मांगी और कहा कि उनकी ज़मीन से हमला नहीं होगा तो ईरान भी मध्य पूर्व पर हमला नहीं करेगा। मगर ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर और बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप के बयान से साफ ही नहीं होता कि अमेरिका मध्य पूर्व के सैनिक अड्डों से ही हमला करेगा या इजराइल की तरफ से करेगा। ट्रंप के बयान का कुछ और हिस्सा भी है और वह उनकी झुंझुलाहट जाहिर कर रहा है। जो देश ये कह रहा हो कि वह सरेंडर नहीं करेगा, उसके बारे में ट्रंप कैसे कह सकते हैं कि ईरान ने माफ़ी मांग ली। ईरान ने माफ़ी मांगी है मध्य पूर्व के देशों से, अमेरिका से नहीं। अगर ईरान सूरज को नमस्कार कर ले, ट्रंप की हालत यह हो गई है। कहने लग जाएंगे ईरान ने उसे प्रणाम किया है। ट्रंप कह रहे हैं कि हजारों साल के इतिहास में ईरान पहली बार अपने पड़ोसियों के सामने हार गया है। ट्रंप का ये बयान बता रहा है कि अमेरिका की नज़र में ईरान क्या है। अभी हार जीत तो तय नहीं हुई। हारता तो तब जब ट्रंप के बयान के हिसाब से ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाता। अब उसकी बात ट्रंप ही भूल गए। ट्रंप का बयान बता रहा है कि उनके मन में ईरान का कितना खौफ घुस गया है। अगर खौफ नहीं होता तो ट्रंप कैसे कह सकते हैं कि ईरान अपने पड़ोसियों के सामने हार गया। ईरान ने अगर माफ़ी मांगी है तो उसी ईरान ने यह भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों को गुजरने नहीं दिया जाएगा। अगर ईरान अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है, तब फिर अमेरिका और इजराइल को अपनी सुरक्षा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जहाज़ों को पार करा देना चाहिए। अगर ईरान हजारों साल में हार गया है तो क्या अमेरिका का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरने लगा है? ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना ने जानकारी दी है कि पिछले सप्ताह हॉर्मज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या बता रही है कि कितनी कम हो गई है। 28 फरवरी 98 पोत गुजर रहे थे, 1 मार्च को 18 पोत, 2 मार्च को 7 पोत, 3 मार्च को 1 पोत और 4 मार्च को केवल 2 पोत। युद्ध के बाद से जहाज केवल ईरान की अनुमति से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। ईरान ने इतना ही तो कहा कि अगर मध्य पूर्व से हमला नहीं होगा तो वह भी उन पर हमला नहीं करेगा। क्या इसमें ईरान की हार हो गई? युद्ध से पहले आपने एआई की कितनी चर्चा सुनी। वेनेजुएला में एआई का इस्तेमाल हुआ खूब पढ़ा, लेकिन क्या आपको ईरान बनाम अमेरिका के युद्ध में एआई की चर्चा सुनाई दे रही है? आगे बढ़ने से पहले एआई से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना है। आउटस्टिल एआई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आपके लिए 2 दिनों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आ रहा है। 14 और 15 मार्च सुबह 10 से शाम 7 बजे तक। आमतौर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस शिरदस 0 होती है, लेकिन आउटस्किल ने आपके लिए फ्री कर दिया है। 16 घंटे में आप इतना कुछ सीख जाएंगे जितना जानने में महीनों लग जाते हैं। पर याद रखिए फ्री है, इसीलिए सीट भी लिमिटेड है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। प्रप इंजीनियरिंग से आप एआई का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकेंगे। 10 से अधिक एआई टूल्स को पर्सनल टूल में कैसे बदल सकते हैं, बिना कोड लिखे अपने लिए पर्सनल एजेंट बना सकते हैं। काफ़ी कुछ 2 दिनों में आप सीख सकते हैं। 40 से अधिक देशों के 10 लाख से अधिक लोग इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं।
बताया जा रहा है कि अमेरिका के हमले में एआई का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए एआई से बचना नहीं भिड़ना है और सीख लेना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। फ्री स्पॉट ज्वाइन कर लीजिए और आउटस्किल के व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, मगर अपने विवेक के इस्तेमाल से ही फैसला लीजिएगा। तो ट्रंप ईरान की हार का नहीं, अमेरिका की हताशा को बयां कर रहे हैं। कह रहे हैं खाड़ी के देशों ने उनसे कहा है थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का गुंडा नहीं है। इससे तो यही लगता है कि मध्य पूर्व के देश अमेरिका के हाथ पांव जोड़ रहे थे कि किसी तरह बचा लीजिए। ईरान के बयान के बाद क्या मध्य पूर्व के देशों ने इस तरह का कोई बयान अपने अपने जगह से दिया है? ट्रंप ईरान के बयान को कहीं उल्टा तो नहीं पढ़ रहे। कह रहे हैं कि ईरान ने यह वादा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने उस पर लगातार बमबारी की है। ईरान पूरे मध्य पूर्व पर राज करना चाहता था, अब वो मिडिल ईस्ट का लूजर है। अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो आने वाले कई सालों तक लूजर ही रहेगा और पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आज ईरान पर भारी हमला होगा। ईरान के खराब बर्ताव की वजह से उन इलाकों पर भी मौत और बर्बादी का कहर बरसेगा जो आज तक हमलों से बचे हुए थे। ऐसा लगता है कि ट्रंप अपने बयान से मध्य पूर्व को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और ईरान अपने बयान से मध्य पूर्व को याद दिलाना चाहता है कि उन्हें किस तरफ रहना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज ही ट्वीट किया कि ईरान और अरब के भाई सदियों से एक दूसरे के पड़ोस में दोस्ती और अदब से रह रहे हैं। हमारे अरब दोस्तों की ज़मीन से अमेरिका ने बच्चों और मासूमों पर हमले किए हैं। जहां तक ईरान के जवाब की बात है, हमला अमेरिका के ठिकानों और संस्थानों पर होगा। आप ही सोचिए, अगर मध्य पूर्व के देश जीत गए हैं, ईरान ने उनसे माफ़ी मांग ली है, तब फिर रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरब लीग के देशों की बैठक क्यों हो रही है? उन्हें खुलेआम विजेता के रूप में बाहर जाना चाहिए। ट्रंप लगता है गड़बड़ा गए हैं। उन्होंने CNN से कहा है कि ईरान की जनता को आज़ाद कराना कभी भी इस युद्ध का लक्ष्य नहीं था। कह रहे हैं कि उन्हें खुशी होगी कि अलोकतांत्रिक धार्मिक नेता गद्दी पर रहे, बस अमेरिका और इजराइल के साथ ठीक से व्यवहार करें। इस बयान से तो यही लगता है कि ट्रंप पीछे हट गए, ईरान से घबरा गए। इसी के साथ आपको UAE के अरबपति अल हबूर ग्रुप के संस्थापक खलफ अहमद अलतूर के पत्र को भी जोड़कर देखना चाहिए। उन्होंने ट्रंप को खुला पत्र लिखा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एक सीधा सवाल है, हमारे इलाके को ईरान के साथ युद्ध में घसीटने का अधिकार आपको किसने दिया और किस आधार पर आपने यह खतरनाक फैसला लिया? ट्रिगर दबाने से पहले क्या आपने कोलेटरल डैमेज का कोई आकलन किया था? और क्या आपने इस बारे में सोचा था कि इस टकराव में सबसे पहले इस इलाके के देश आहत होंगे? इस इलाके के लोगों को पूछने का अधिकार है कि क्या यह आपका अकेले का फैसला था या फिर नेतन्याहू और उनकी सरकार के दबाव का नतीजा है? आपने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और अरब देशों को एक ऐसे खतरे में धकेल दिया है जो उन्होंने चुना नहीं था। किसी भी बिजनेसमैन के लिए युद्ध का विरोध आसान नहीं होता, लेकिन इस पत्र से अंदाजा मिलता है कि मध्य पूर्व में अमेरिका की भूमिका को लेकर अलग तरीके से भी देखा जा रहा है। ईरान पर हमले से बहुत लोग खुश नहीं हैं। हो सकता है कि ईरान ने इसी भावना से खुद को जोड़ने के लिए यह बयान दिया कि मध्य पूर्व से हमला नहीं होगा तो वह भी हमला नहीं करेगा, और मध्य पूर्व से ईरान ने माफी मांगी। लेकिन जिस दिन ईरान यह बात कह रहा है, उसी दिन अमेरिका यह भी कह रहा है कि ईरान पर और भयंकर हमला करेगा। इन बयानों में कहीं भी शांति के लिए जगह नहीं दिखती। ईरान के कई शहरों में 7 मार्च की सुबह काफी बमबारी हुई है। 7 मार्च के दिन देर तक तेहरान में धमाकों की आवाज आती रही। इजराइल की सेना ने कहा कि बीती रात उसके 80 जेट्स ने ईरान पर 230 बम गिराए हैं।
एक खबर आई कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। इसे लेकर जब सीबीएस न्यूज के इंटरव्यू में अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेस से सवाल किया गया कि क्या आप रूस को लेकर चिंतित हैं, तो उन्होंने कहा, हमें इसकी परवाह नहीं, हमें सिर्फ उन्हीं ईरानी लोगों की परवाह है जिन्हें भ्रम है कि वे बच जाएंगे। कभी ईरान के लोगों की आज़ादी की बात तो कभी उन्हीं को मारने की बात। अमेरिका के ऊर्जा काउंसिल के कार्यकारी निदेशक ने न्यूज़ से कहा कि युद्ध के लॉन्ग टर्म फायदे के हिसाब से देखें तो हम एक दिन ईरान के तेल भंडारों को आतंकवादियों से आज़ाद करवा देंगे। तो क्या इराक और वेनेजुएला के बाद अमेरिका की नज़र ईरान के तेल पर है? पूछने की क्या ज़रूरत है, खुद ही जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान में तबाही नहीं, लेकिन तब भी ईरान ने इस लड़ाई में मध्य पूर्व के देशों को अलग थलग भी किया है और उन पर हमला कर बता दिया कि अमेरिका को शरण देने वाले देश भी उसके दुश्मन हैं। यह चेतावनी मध्य पूर्व के देशों को अलग थलग भी किया है, कि देशों को भी दी गई और अमेरिका को भी। लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा, बल्कि मध्य पूर्व के देशों को डराने के बाद उन्हें एक मौका दे रहा है कि अमेरिका को काबू में रखें, वरना उसके हमले के लिए तैयार भी रहें। क्या मध्य पूर्व अमेरिका पर दबाव बना पाएगा? ईरान ने कहा कि उसने यूएई और कुवैत में रडार सिस्टम, ईंधन को स्टोर करने के ठिकानों और रनवेज को बर्बाद कर दिया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरान से आने वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। इनका निशाना प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर था। ड्रोन को भी इंटरसेप्ट किया गया कुछ मीडिया रिपोर्ट में। तो यह भी कहा गया है कि ईरान ने अमेरिका के महंगे और शक्तिशाली सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया। बहरीन के सैनिक अड्डों को खाली करना पड़ा है। आप सवाल कर सकते हैं कि इन देशों के लिए ईरान के दावों को गलत साबित करना कितना आसान था। अपने कैमरों से दिखा देते कि ईरान झूठ बोल रहा है, उसकी मिसाइलें कहीं गिरी नहीं, अमेरिका के सैनिक अड्डों को कुछ भी नुकसान हुआ नहीं। अगर इन सैनिक अड्डों को ईरान ने तबाह नहीं किया होता तो क्या न्यूज़ CNN के कैमरे अमेरिका के सैनिक अड्डों के भीतर से ईरान को गलत साबित नहीं कर रहे होते? मध्य पूर्व के सैनिक अड्डों के भीतर से कितनी कम डिटेल आपके सामने आई। इस सेंसर के पीछे एक ही चीज है कि इस वक्त अमेरिका के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इन्हीं सब के बीच इन खबरों पर भी नजर रखिए कि अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर हथियार बनाने का वाली कंपनियों का धंधा कितना चमक रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है इन कंपनियों को चलाए रखने के लिए युद्ध किए जाते हैं। खबरें छप रही हैं कि लॉकहीड मार्टिन, रेथन पेंटिर जैसी कंपनियों को मुनाफा होने जा रहा है। ट्रंप खुद हथियारों की कंपनियों से बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि अमेरिका में हथियारों की सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से बात की है, जो एक्सक्लूसिव क्लास के हथियारों के उत्पादन को चौगुना करने वाली है। फोर्स पत्रिका ने लिखा है कि युद्ध के कारण बड़ी तेल कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर जो होता है, अंत में उसकी आवाज किसी और की जेब से निकल रही होती है। राष्ट्रवाद के नाम पर आप जितना चिल्लाते हैं, इन कंपनियों के खजाने उतने ही भरते जाते हैं। जैसे भारत के लोग भी अब गैस सिलेंडर के दाम थोड़ा अधिक देंगे, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ईरान ने साफ कहा है कि वह सरेंडर नहीं करेगा, मगर कुछ देशों ने बातचीत की पेशकश की है। ईरान भी शांति चाहता है, लेकिन वह अपनी गरिमा से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप इसे इस तरफ पेश कर रहे हैं जैसे ईरान ने सरेंडर कर दिया। आज ही एक और खबर आई, ईरान ने दुबई के एयरपोर्ट को टारगेट कर दिया। दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। कुछ दिन बंद रहने के बाद आंशिक रूप से चालू भी होने लगा था, लेकिन आज हमले के बाद थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा और फिर से चालू हो गया। इसका मतलब है ईरान अभी भी दुबई के एयर स्पेस को एक तरह से कंट्रोल कर रहा है। उसके डर से एयरपोर्ट पूरी तरह चालू नहीं हुआ। पिछले 84 घंटे में
1100 से अधिक विमानों ने उड़ानें भरी हैं। यह दुबई एयरपोर्ट की क्षमता के मुकाबले बहुत कम है। मध्य पूर्व के देशों से आने वाली सूचनाएं भी बहुत सीमित हैं। नुकसान की कोई सही तस्वीर नहीं। इसका कारण है कई देशों में रिपोर्टिंग को लेकर कानून इतना सख्त है कि वीडियो बनाने पर सीधा जेल। अगर आप भारत के 33 करोड़ उपभोक्ताओं में से एक हैं जो गैस के सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप भी अपनी जेब से ईरान पर हमले की कीमत चुकाएंगे। एक तरफ सरकार दिन भर यही कहती है कि तेल और गैस की आपूर्ति में कोई कमी नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, और दूसरी तरफ एक ही झटके में घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम हौसाठ बढ़ जाते हैं। कमर्शियल सिलेंडर हौशौदह महंगा हो जाता है। सरकार आश्वासन भी दे रही है और जनता की जेब से पैसे भी जा रहे हैं। इंडियन ऑयल ने बयान दिया है कि पेट्रोल और डीजल की कमी की सारी खबरें झूठी हैं। भारत के पास पर्याप्त भंडार है। इसका आश्वासन तो मिल गया, लेकिन क्या इसका भी आश्वासन मिलेगा कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम नहीं बढ़ेंगे? रूस से सस्ता तेल खरीदा गया, उसका फायदा तो भारत की जनता को नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान पर हमले के कारण एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार चले जाएंगे? पूरी दुनिया में कच्चे तेल का भाव 50 प्रति बैरल हो जाने की चर्चा चल रही है और भारत में भी यही बात हो रही है कि पेट्रोल डीजल के पर्याप्त भंडार। इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही कि भारत में दाम बढ़ेंगे या नहीं? ऐसी खबरें क्यों गायब हैं? जिसकी जेब से पैसे जाएंगे वो नहीं घबराएगा, तो कौन घबराएगा? यही नहीं, आम लोगों की नौकरियां जा रही हैं। क्या सरकार के पास उनके लिए आश्वासन है, कोई प्लान है? इस युद्ध के कारण दिहाड़ी मजदूरों की नौकरियां भी जाने लगी हैं। गुजरात के मोरबी शहर में 100 से अधिक सिरेमिक यूनिट बंद हो गई हैं। एक यूनिट में 300-400 लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं। जाहिर है अमेरिका और इजराइल के कारण इनकी रोजी रोटी कुछ दिनों के लिए छीन गई, क्योंकि युद्ध के कारण प्रोपेन गैस की सप्लाई पर असर हुआ और सिरामिक यूनिट को बंद करना पड़ा। 5 लाख लोग सिरेमिक इंडस्ट्री में काम करते हैं। इनमें से कितने दिहाड़ी पर काम करते हैं और सही कितनी यूनिट बंद हुई है, इसका अंदाजा नहीं मिलता। फिर भी यह बात तो है कि एक कंपनी ने अपनी एक यूनिट बंद की और 200 से अधिक मजदूरों को घर जाने के लिए कह दिया। यह रिपोर्ट हिंदू बिजनेस लाइन में अविनाश नायर ने की है। उन्होंने मोरबी सिरेमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष का भी बयान लिया है। 91.82 का हो गया। इससे आयात महंगा होगा और सरकार का घाटा बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं कि भारत की जनता पर असर नहीं पड़ रहा, पड़ने लगा है। पिछले एक सप्ताह में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी की गिरावट के कारण भारत के निवेशकों के 13.82 करोड़ हवा हो गए। यह भी सही है कि बाजार ऊपर भी जाता है तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन 2 साल से यही बाजार झटका पर झटका दे रहा है। रिटर्न कुछ खास नहीं। ऐसे में अगर एक दिन में 1000 अंक नीचे जाएगा तो निवेशक घबराएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? निवेशक विदेश मंत्री तो है नहीं कि किसी सवाल का जवाब ना भी दें तो काम चल जाएगा। ना निवेशक पेट्रोलियम मंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर रहे। लेकिन 6 मार्च को 45 बजे इतनी सारी तस्वीरें जारी करते हैं जिन्हें देखकर किसी को लगेगा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, इस तस्वीर में कहीं भी आपको वीडियो कैमरा नहीं दिखेगा। सवाल पूछिए कि जो सरकार टीवी चैनलों को लाइसेंस देती है, करोड़ों रुपए के विज्ञापन देती है, जिन चैनलों का प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में बड़ा हिस्सा और योगदान है, उन्हीं के कैमरे यहां क्यों नहीं नजर आ रहे? हरदीप सिंह पुरी ने लिखा है कि वे 4th स्टेट से रेगुलर इंटरेक्शन कर रहे हैं। रेगुलर इंटरेक्शन साफ है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अगर ये इंटरेक्शन है तो ये भी साफ कर देना चाहिए कि ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग तो नहीं थी। हरदीप सिंह पुरी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्या इसीलिए कि एफसीन फाइल्स को लेकर कांग्रेस के पवन खेड़ा हर दिन उनसे सवाल कर देते हैं? हरदीप सिंह पुरी ने कहा 3-4 बार ही एफसीन से मुलाकात हुई,
लेकिन पवन खेड़ा ने दिखा दिया कि 2014 में 9 बार मिले थे। पवन खेड़ा ने और भी आरोप लगाए हैं जिस पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। हमारा सवाल है कि सारी दुनिया में पेट्रोलियम को लेकर हाहाकार है, भारत के पेट्रोलियम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पा रहे। अमेरिका के जिस ट्रेजरी सचिव ने बयान जारी किया था कि भारत को 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने की मोहलत दी जाती है, उसी ने न्यूज़ के कार्यक्रम में भारत के बारे में जिस तरह से बात की, अगर वो शर्मनाक नहीं तो क्या है। उन्होंने कहा कि भारतीय बड़े अच्छे लोग हैं, हमने उनसे कहा रूस से तेल खरीदना बंद कर दो तो बंद कर दिया, अब हमने उन्हें रूस से तेल खरीदने की परमिशन दे दी है। क्या यह अपमानजनक नहीं, या लड़ाई लंबी चलेगी? हर दिन आने वाले बयानों से खास पता चलता भी नहीं, उनके पीछे की तैयारियां अलग होती हैं। ईरान ने आज ही एक वीडियो जारी किया, यह एक गाना है। इस गाने में ईरान खुद को लंबी लड़ाई और इजराइल को सबक सिखाने के लिए तैयार बता रहा है। इस जंग में एक और जंग हो रही है। टैरिफ लगाकर बेलगाम हो चुके ट्रंप बम गिरा गिरा कर लाचार नजर आ रहे हैं। ट्रंप का मनमाना रवैया पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है और जिस ट्रंप के सामने सबने घुटने टेक दिए, उनके सामने ईरान खड़ा हो गया है। नेतन्याहू चुनाव जीतने में लगे हैं। इतिहास हमें बताता है कि चुनाव जीतने के नाम पर कई देशों के नेताओं ने अपने खूबसूरत देश का सत्यानाश कर दिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।